सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी हाल ही में लॉन्च पुस्तक है जिसका नाम है टाइड्स ऑफ टाइम, इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा सुधा मूर्ति। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है सीपी राधाकृष्णन, अभी उन्होंने ही संविधान सदन में इस पुस्तक को लॉन्च किया है। पुस्तक का नाम मैंने आपको बताया टाइड्स ऑफ टाइम और इसको लिखा है सुधा मूर्ति ने। तो ये जो बुक है ये संसद भवन की दीवारों पर बने 58 भित्ति चित्रों यानी कि म्यूरल्स के माध्यम से भारत के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और सभ्यता की कहानी बताती है। ये पुस्तक सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक के प्रमुख ऐतिहासिक पड़ावों को दर्शाती है। जैसे आपको पता है कि संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया गया। और सुधा मूर्ति जी की बात करें तो इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं एनआर नारायण मूर्ति, ये उन्हीं की वाइफ है। इन्हें पद्मश्री मिल चुका है 2006 में और अभी लास्ट 2023 में पद्म भूषण इनको दिया गया था। तो इन्हीं की बुक है, इंपॉर्टेंट रहेगी बुक। वैसे कुछ और बुक्स मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो एक हमने पढ़ी थी जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, कंचन चक्रवर्ती ने लिखा। प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफी टेबल बुक आई है, मे अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम इसका नाम है। इसको लॉन्च किया था आनंद महिंद्रा ने और इसको तैयार किया था नित्या मनोज कुमार ने, क्योंकि एक तरह की कॉफी टेबल बुक है। मदर मेरी कम्स टू मी, ये मेमोयर है, संस्मरण है अरुंधति रॉय का, और इसी के लिए इनको भी एक अवार्ड मिला था। कल परसों ही हमने पढ़ा था, बताओ उस अवार्ड का नाम क्या है। बाकी द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ को अमिश त्रिपाठी ने लिखा। ऑपरेशन सिंदूर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने। डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर ने। द पान कश्मीर के संघर्ष की कहानियां इप्सिता चक्रवर्ती ने। विंग्स ऑफ वेल्लोर स्वप्निल पांडे ने। अबाव एंड बियॉन्ड को शिव कुमार मोहंका ने लिखा है। ठीक है, तो ये बुक्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की कुल क्षमता में देश का टॉप राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2026 की। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा जारी की गई है। और आपको बताइए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करता है। और अगर मैं पूछूं इसके मंत्री कौन है इस मंत्रालय के, तो श्री राव इंद्रजीत सिंह इसके मंत्री हैं। तो इस रिपोर्ट में भारत की सभी ऊर्जा स्रोतों, चाहे वो कोयला से बन रही हो, पेट्रोल, गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, सबको इसमें शामिल किया गया। सबका पूरा डेटा इसमें दिया गया है। ये इस रिपोर्ट का 33वां संस्करण है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि वित्त वर्ष 2024-25 की हम बात कर रहे हैं तो इसमें ऊर्जा आपूर्ति बढ़ी है। और कितनी बढ़ी है? कुल ऊर्जा आपूर्ति 2.95% से बढ़ी है। और वही नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो वो भी तेजी से बढ़ रही है। और रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। तो उसमें जो सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन हुआ है किस सोर्स से हुआ है, किस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से हुआ है? तो सोलर एनर्जी, यानी कि सौर ऊर्जा इसमें सबसे आगे है। मतलब जितने भी अपने पास नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन हुआ है उसमें से 71% हिस्सेदारी है सौर ऊर्जा की। और हम यूं भी कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जितनी भी उत्पादित हुई है तो उसमें से 70% से ज्यादा क्षमता केवल 6 राज्यों के पास है। सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन ये राजस्थान से हुआ है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश का नाम आता है। लेकिन सबके बावजूद भी अगर हम देखेंगे तो अभी भी कोयला सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। कोयले से जो हम एनर्जी बना रहे हैं जिसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं, तो ये इस रिपोर्ट में मोटा मोटा बताया है। एनर्जी से कुछ पॉइंट्स में आपको और बताना चाहूंगा। हमने कुछ समय पहले पढ़ा था कि महाराष्ट्र के भंडारा जिले का बेला ग्राम पंचायत ये भारत की पहली नेट जीरो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। और ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पर आधारित देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर होगा लक्षद्वीप में। आपको पता है अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी हम मनाते हैं 26 जनवरी को। और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है हर साल 20 अगस्त को। भारत में हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे भी मनाते हैं। और अभी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आया था, उसमें भारत के रैंक है 71 और टॉप पर स्वीडन रहा। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही जारी किया था। ठीक है, तो ऊर्जा की बात चलती है तो ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखेंगे साथ में। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं,
अभी हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शक्ति द्वीप 2026, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार। तो एक्सरसाइज है जिसका नाम है शक्ति द्वीप 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और ये एक तरह का त्रिसेवा ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मतलब इसमें हमारी तीनों सेनाएं हिस्सा ले रही हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। अभी इसका आयोजन हुआ 24 से लेकर 28 मार्च तक, कहां पर? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, और इसका आयोजन किया अंडमान और निकोबार कमान ने। तो यह है शक्ति द्वीप अभ्यास। चलो मैं आपको जो भी अभी हमने 2026 में मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़े हैं वो सारे आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक हमने पढ़ा था धर्मागार्जन अभ्यास, भारत और जापान के बीच में हुआ था उत्तराखंड के चौबटिया में। कलारी लीप अभ्यास, इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया था लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में। अग्निवर्षा अभ्यास, भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने इसका आयोजन किया था राजस्थान में, राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। वज्र प्रहार अभ्यास, भारत और अमेरिका के बीच हुआ था हिमाचल प्रदेश के बकलो में। लेकिन अगर बात करें वज्रघात की, तो इसका आयोजन भारतीय सेना ने किया था राजस्थान में। लामितीय अभ्यास, भारत और सेशल्स के बीच में हुआ सेशल्स में। इन सेटू अभ्यास एक तरह का एयर एक्सरसाइज है, भारत थाईलैंड के बीच में हुआ था अभी हिंद महासागर क्षेत्र में, जो मलक्का जल संधि उसके आसपास। मिलान अभ्यास, ये आयोजन भारतीय नौसेना करती है, द्विवार्षिक बहुराष्ट्र अभ्यास है, अभी हुआ था विशाखापट्टनम में। वायु शक्ति अभ्यास, भारतीय वायुसेना ने किया राजस्थान में ही। सागर कवच मॉक ड्रिल का आयोजन भारतीय तटरक्षक बलों ने किया था, माहे और केरल के तटों पर इसका आयोजन हुआ। और सी ड्रैगन अभ्यास का आयोजन नेवी ने किया, ये एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास रहा। गुआम क्षेत्र में इसका आयोजन हुआ था, पैसिफिक ओशियन में भारत ने भी हिस्सा लिया। अमोघ ज्वाला सैन्य अभ्यास, अभी भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने आयोजन किया था, कहाँ? बबिना फील्ड फायरिंग रेंज यूपी। और अभी जो काकड़ू अभ्यास हुआ था, जो कि एक तरह का बहुराष्ट्र अभ्यास है जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया करता है, अभी ऑस्ट्रेलिया में ही इसका आयोजन हुआ था और भारत की ओर से आईएनएस नीलगिरी ने हिस्सा लिया था। ये जरूर ध्यान रखना, एक बार मैंने बताया भी था आपको, इसी तरह का प्रश्न आया था और ये पूछा था कि भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया। ठीक है, आईएनएस नीलगिरी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न अच्छा है। प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, जिसे आप शॉर्ट में कुसुम योजना के नाम से जानते हो, तो इसके संबंध में निम्न लिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सा सही है। तो एक बार देखते हैं। और वैसे कुसुम योजना के बारे में आप कई बार पढ़ चुके हो, तो फिर भी अंदाजा लगाओ कि इसका उत्तर क्या होगा। जैसे कि इस योजना की शुरुआत होती है 19 फरवरी 2019 को। इसका उद्देश्य है किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ना तथा डीजल पंपों का विकल्प प्रदान करना। इस योजना के तहत कुल लागत का 60% सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है और योजना की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी है। चलो एक काम करते हैं, इसका उत्तर बाद में लगाते हैं, पहले हम इसके बारे में जानते हैं, तो फिर लगाने में मजा भी आएगा, ताकि आप ही लोग आंसर लगाएंगे ना। देखो, कुसुम योजना की पहले तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये लॉन्च कब होती है? तो 19 फरवरी 2019 को ही। उद्देश्य है किसानों को सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से जोड़ना। कैसे? किसानों को डीजल और बिजली के जो उनके पास पंप है उसकी जगह सोलर पंप दिए जाते हैं और सब्सिडी उनको दी जाती है। सबसे बड़ी बात यही है, कुल लागत, उन पंप की जितनी लागत होती है उसका 60% सरकार देती है, 30% बैंक लोन मिल जाता है, किसानों को केवल 10% पैसा ही देना होता है। मतलब कम खर्चे में सोलर पंप मिल जाता है। और अभी चर्चा में क्यों, और इसको जब 2019 में शुरू किया गया था तो इसको टाइम लिमिट हमने कर दिया था 31 मार्च 2026 तक, जो कि अभी समाप्त भी हो चुकी है। इसका लक्ष्य था 34,800 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करना। अभी न्यूज में क्यों है, अभी क्यों पढ़ रहे? क्योंकि अभी इसको एक साल फिर से एक्सटेंड कर दिया गया, अब इसको मार्च 2027 तक कर दिया गया इस योजना को। ठीक है, तो सारी बात हमने जान ली। एक बार फिर से प्रश्न की ओर चलेंगे, अब आप आंसर लगाओ। पहला पॉइंट पढ़ो, इस योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2019 को होती है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल होती है। इसका उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ना और उनके डीजल पंपों का विकल्प प्रदान करना। विकल्प प्रदान किया हमने, सोलर पंप दे रहे हैं, ये भी सही है। इस योजना के तहत कुल लागत का 60% सरकार दे रही है कि सब्सिडी के रूप में, ये भी सही है। और योजना की अवधि को बढ़ा के हमने 31 मार्च 2027 कर दिया, तो ये भी सही है। सभी के सभी उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो एक बार इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आया था आपके, आप पूछोगे कि इस बार मैंने इस तरह का प्रश्न बना करके क्यों दिया कथन फॉर्म में।
तो ऐसा ही प्रश्न आपके आया था बीपीएससी में। आप पढ़ सकते हो आराम से, वीडियो को पॉज करो और आराम से उत्तर लगाओ कि उसका उत्तर क्या होगा। चलो मैं ही पढ़ देता हूँ, इतना कष्ट क्यों दें आपको। सिंचाई के लिए मानसून पर किसानों की निर्भरता को कम करना, नहीं इसका कोई मतलब नहीं है। ऋण के लिए साहूकार पर किसानों की निर्भरता को, नहीं कोई मतलब नहीं है। भारत में फूलों की खेती को, नहीं कोई मतलब नहीं है। डीजल और मिट्टी के तेल पर किसानों की निर्भरता को दूर करना और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। हाँ बिल्कुल यही वाला इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरह से केंद्र की कुछ योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जो न्यूज में रही हैं। एक हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसकी शुरुआत होती है 1 जनवरी 2017 को। उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना। इसमें उन्हें पहली संतान के लिए 5,000 रुपए दिए जाते हैं 2 किस्तों में। डिजी लॉकर भारत सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई एक डिजिटल सेवा है ये। उसके अलावा सड़क दुर्घटना के बाद तुरंत मेडिकल मदद और कैशलेस इलाज के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री राहत योजना शुरू की है। राहत का मतलब हो गया रोड एक्सीडेंट हेल्थ असिस्टेंस। तो इस योजना के तहत दुर्घटना के पीड़ितों को 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज दिया जाएगा। एक प्रधानमंत्री सेतु योजना पड़ी। इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई। तो इसको लॉन्च किया गया था 4 अक्टूबर 2025 को। उद्देश्य है आईटीआई संस्थानों को आधुनिक बनाकर युवाओं को उद्योग की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण देना। और लक्ष्य क्या रखा इन्होंने, 5 साल में 1000 आईटीआई को उन्नत बनाना है और लगभग 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने रिलीफ योजना शुरू की है। अभी पढ़ा था हमने, जो मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास, तो सरकार ने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको नुकसान से बचाने के लिए व्यापार जारी रखने के लिए ही ये योजना शुरू की थी। एक संशोधित उड़ान योजना या उड़ान 2.0 योजना कह दो, अभी इसको भी मंजूरी मिल गई है। उड़ान योजना याद रखना शुरुआत होती है 2016 में। अभी इसको भी हमने बढ़ा दिया है 10 सालों के लिए और 2026-27 से 2035-36 तक के लिए। और इसका कुल बजट कितना है, 28,840 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2026 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की जा रही है। तो आंसर होगा मंगोलिया में। तो हम बात कर रहे हैं एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 की। अभी 30 मार्च को ये शुरू हो चुकी है, 10 अप्रैल तक चलेगी। कहाँ पे, उलान बटोर मंगोलिया में। मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर। तो इस प्रतियोगिता में 25 से ज्यादा देशों के लगभग 250 मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं और इसमें भारत भी हिस्सा ले रहा है। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लवलीना बोर्गोहेन, निखत जरीन जैसे प्रमुख जो बॉक्सर है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है लास्ट टाइम 2024 में हुआ था थाईलैंड में। अच्छा, एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन की अगर बात करें, ये एशिया में मुक्केबाजी के लिए शासी निकाय है, गवर्निंग बॉडी है। स्थापना इसकी 1962 में होती है और मुख्यालय अस्ताना कजाकिस्तान में आपको मिलेगा। वैसे बॉक्सिंग से आपको याद दिलाऊं, पिछले साल वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था। आज जो हमने बात करी है वो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करी है ना। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो पिछले साल हुआ था, कहां पर, लिवरपूल इंग्लैंड में। उसमें भारत ने टोटल 4 मेडल जीते थे, जिसमें से 2 गोल्ड थे। और मेडल टैली में आप देखोगे तो भारत तीसरे स्थान पे था, टॉप पे कजाकिस्तान रहा। वैसे वर्ल्ड बॉक्सिंग की अगर बात करते हैं तो स्थापना इसकी होती है 13 अप्रैल 2023 को और हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। अभी नए प्रेसिडेंट बने थे गेनाडी गोलविकन, कजाकिस्तान से हैं ये भी। और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भी देख लो, स्थापना इसकी होती सितंबर 2016 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है, चेयरमैन है अजय सिंह। और अभी हमने कहा ना, ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 हुआ था, ये इसका पहला एडिशन ही था। अब इसका दूसरा एडिशन 2027 में होगा, अस्ताना कजाकिस्तान में। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में लॉन्च न्याय सेतु एआई चैटबॉट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आंसर होगा कानूनी जानकारी को आम जनता के लिए सुलभ बनाना। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है सीपी राधाकृष्णन जी, अभी उन्होंने नई दिल्ली में दिशा कार्यक्रम के दौरान ही न्याय सेतु एआई चैटबॉट और उसके लिए एक शुभंकर मैस्कॉट है दिशिका, इसको लॉन्च किया है। और ये जो दिशा कार्यक्रम का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, इसका आयोजन किया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। और वैसे इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, अर्जुन राम मेघवाल। अब अगर बात करें कि न्याय सेतु है क्या, तो हमने कहा न्याय सेतु एक स्मार्ट एआई चैटबॉट है जो लोगों को कानूनी जानकारी आसान तरीके से समझाने के लिए बनाया गया है।
मतलब अगर आपको कानून से जुड़ा कोई सवाल पूछना है, जैसे कि भैया एफआईआर कैसे करते हैं, कोर्ट में क्या प्रक्रिया होती है, तो आप यहाँ पर इससे पूछ सकते हैं। या आपको सरल भाषा में जवाब दे देगा ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। इसको बनाया किसने है? डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन ने इसको तैयार किया है। तो मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, भाषा, पढ़ाई और प्रक्रिया की मुश्किलों को कम करना। भाषा मतलब इसमें आप कई तरह की भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हिंदी और अंग्रेजी ही। तो भाषा की जो बाउंड्री है वो हट गई है। अगर आपने कानूनी पढ़ाई नहीं की है तो भी आप उसे समझ पाओगे। अगर आपको प्रोसेस समझ में नहीं आता, मतलब कोई भी कानूनी प्रोसेस, मैंने बताया जैसे उदाहरण दिया एफआईआर कैसे करते हैं, या कोई भी न्याय से संबंधित, कानून से संबंधित आप बात जानना चाहते हैं, प्रक्रिया जानना चाहते हैं, तो अब आप उसे आसानी से समझ पाएंगे। तो उद्देश्य यही है, हर व्यक्ति तक सुलभ न्याय पहुंचाना। मतलब मान लो आपको नहीं पता कि पुलिस में शिकायत कैसे दर्ज करते हैं, मतलब एफआईआर कैसे करते हैं, तो आप इस न्याय सेतु से पूछोगे। एक तरह का चैटबॉट है, तो पूछ करके आप अपना आंसर प्राप्त कर सकते हो। आपको टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझा देगा कि पहले ये करो, फिर वो करो, फिर ये करो, ऐसे करके। अच्छा, भाषिणी क्या है? तो आप कहोगे ये भारत सरकार का एआई बेस्ड लैंग्वेज टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है। इसका उद्देश्य है सभी भाषाओं में इंटरनेट आधारित अनुवाद को आसान बनाना। मतलब ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर आप कह सकते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने तैयार किया है। अब एआई चैटबॉट है, तो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई से संबंधित कुछ प्रश्न आपको रिवाइज कराते हैं, आ जाओ। सबसे पहले तो दो बातें याद रखना, एआई के गॉडफादर हैं जेफरी हिंटन और एआई के फादर जॉन मैकार्थी हैं। और गुजरात ने इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की घोषणा की है। कहां पर? गुजरात के गिफ्ट सिटी में। और ये देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का एआई रिसर्च संस्थान होगा जिसे पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। भारत का पहला सरकारी एआई आधारित क्लिनिक ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में खोला गया है। और कौन सा आईआईटी मदद कर रहा है? आईआईटी कानपुर। 2027 में एआई समिट होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और 2028 में एआई समिट होगा यूएई में। ओपन एआई ने किस भारतीय कंपनी के साथ एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए समझौता किया? तो टाटा के साथ में। वैसे याद रखना, ओपन एआई के फाउंडर है सैम ऑल्टमैन। भारत 1.ai बंगलुरु का एक स्टार्टअप है, और इसने बंगलुरु में भारत की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी बनाने का ऐलान किया। भारत विस्तार एआई टूल को लॉन्च किया हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो ये एक एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आईआईटी बॉम्बे और अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने साथ में मिलकर सेंटर ऑफ एआई मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने के लिए समझौता किया। और भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना जिसका नाम है सक्षम, कहां पर शुरू हुई? मुंबई में। सेबी ने भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए कौन सा एआई टूल लॉन्च किया? सुदर्शन। चाइना ने अगले 5 सालों में स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर बनाने की भी घोषणा की है। ठीक है, तो एआई से कुछ लेटेस्ट प्रश्न है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारतीय नौसेना के नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी युद्धपोत का नाम क्या है? तो आंसर होगा आईएनएस साची। तो भारत ने अपनी नौसेना के लिए एक नया आधुनिक गश्ती जहाज जिसका नाम है शाजी को लॉन्च किया है। ये 11 नए बड़े गश्ती जहाजों में से पहला जहाज है, जिसे हम कहेंगे नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल, मतलब समुद्र में गश्त करने वाला एक आधुनिक जहाज। कौन बना रहा है? तो इसका जो पहला जहाज है ये आईएनएस साजी, इसको तो तैयार किया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। बाकी के बनाएगा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। तो साजी क्या है? भारत का एक नया स्वदेशी गश्ती जहाज है जो समुद्र में सुरक्षा, बचाव और निगरानी के काम आएगा। तो आईएनएस साजी का नाम याद रखना है। कुछ और मैं आपको इसी तरह से प्रश्न करवाता हूं। अगर पूछें भारत का दूसरा परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? आईएनएस अरिघात है। पहला था आईएनएस अरिहंत। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रांत। देश की पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट का नाम है आईएनएस अर्नला। समुद्र प्रताप क्या है? भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसको बनाया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बलों के लिए। भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया। और अभी 2 युद्ध पोतों को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस सूरत, उसका नाम है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने इसको बनाया। लार्सन एंड टुब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए दूसरे बहुउद्देशीय पोत आईएनएस उत्कर्ष को अभी चेन्नई के निकट कट्टुपल्ली शिपयार्ड से लॉन्च किया था। ये दूसरा है। तो पहला है आईएनएस समर्थ, भारत का पहला स्वायत्त शिपयार्ड, ऑटोनोमस मैरीटाइम शिपयार्ड आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में बनाया जाएगा।
शिपिंग मंत्री जो है सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने वाराणसी से भारत का पहला इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल को लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा किस शहर में उत्तर भारत के पहले ग्लास ब्रिज बनाने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा नांगल शहर। तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, अभी उन्होंने नांगल जो कि रूपनगर जिले में आता है, तो उसी के लिए अभी 75 करोड़ रुपए के विकास पैकेज की घोषणा की है। तो इसी के अंदर जो इनका एक फेमस प्रोजेक्ट आप कह सकते हो, वहां पे ये कांच का पुल बनाएंगे, ग्लास ब्रिज बनाएंगे, और इस तरह से ये उत्तर भारत का पहला ऐसा पुल होगा, मतलब ग्लास ब्रिज होगा, जो कि नांगल झील पर बनेगा और लागत आने वाली है 10 करोड़ रुपए। इसके अलावा 23 करोड़ रुपए से ये वहां पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाएंगे, और इसका नाम कैप्टन अमोल कालिया के नाम पे रखा गया है, जो कि कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। नांगल झील की बात करें तो पंजाब के रूपनगर जिले में नांगल कस्बे के पास स्थित एक प्रमुख कृत्रिम झील है, जो प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत सतलुज नदी पर बनी है। ठीक है, तो याद रखना ये उत्तर भारत का पहला कांच का पुल ग्लास ब्रिज होगा, जो बनेगा पंजाब में। अब मैं आपको पंजाब लेकर के चलता हूं, तो ये रहा मैप में पंजाब, कैपिटल चंडीगढ़ हो गई है, मुख्यमंत्री भगवंत मान, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, पंजाब ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज अख नामक ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात की। लोक मलिनी योजना, इसे जनसंपर्क बढ़ाने और राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए शुरू किया गया। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू हुआ, कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए बच्चों के लिए। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना शुरू हुई, इंश्योरेंस मिलेगा 10 लाख रुपए तक का हर फैमिली को। उसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, इन्होंने पंजाब के मोहाली सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला में पारंगत सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण का उद्घाटन किया। और पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने देश में पहली बार तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक अलग कोर्ट रूम का उद्घाटन किया। भारत का पहला हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्लांट पंजाब की नांगल नहर में शुरू किया गया। ठीक है, तो ये पंजाब से बनने वाले सारे अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर होगा गुजरात में। तो हम बात कर रहे हैं माधवपुर घेड़ मेला की। गुजरात के पोरबंदर जिले के माधवपुर गांव में हर साल ये लगता है, अभी मनाया गया 27 से लेकर 31 मार्च तक। क्यों मनाया जाता है? तो ये मेला भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी जी के विवाह की याद में मनाया जाता है। मान्यता है कि उनका विवाह यहीं पर माधवपुर में हुआ था। तो ये मेला भारत के अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ने का प्रतीक है, खासकर गुजरात और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सांस्कृतिक एकता को ये दिखाता है। माधवपुर मेला, ऐसा ही प्रश्न आता है एग्जाम में। तो गुजरात के पोरबंदर जिले के माधवपुर गांव में हर साल ये लगता है। कुछ फेस्टिवल्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, फिर गुजरात भी लेकर के चलेंगे आपको। देखो, अट्टुकल पोंगल त्योहार केरल में मनाया जाता है, 10 दिनों तक चलता है। हट्टिर रसाला उत्सव भी महाराष्ट्र के जलाना शहर में हुआ था। और जनजातीय कला महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में। चल महोत्सव 2026 गुजरात में। आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव आदि परब 2026 ये छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में। पंचू डोला उत्सव उड़ीसा। चापचार कुट महोत्सव मिजोरम में मिजो जनजाति के द्वारा। भारत जनजाति महोत्सव 2026 नई दिल्ली। सरहुल महोत्सव मनाया गया झारखंड में। अब आपको ले चलते हैं गुजरात। तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो, कैपिटल गांधीनगर हो गई है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो। पशु है एशियाई शेर। वृक्ष है बरगद का। पुष्प है गेंदा। नृत्य में बात करें, गरबा हो गया, डांडिया हो गया। बंसड़ा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क है यहाँ पे। सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर। उकाई बांध है ताप्ती नदी पर। कडाना बांध है माही नदी पर। दांतीवाड़ा बांध है बनास नदी पर। उसके अलावा अगर कुछ और प्रश्न दिखे यहाँ से, तो अभी दूसरा इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 ये हुआ था अभी गांधीनगर गुजरात में। गुजरात ने इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की घोषणा की। कहां पर? गुजरात के गिफ्ट सिटी में। ये देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का एआई रिसर्च संस्थान होगा, जिसे पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने गुजरात को 33 साल बाद फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा दिया। ये भारत का एकमात्र राज्य भी है जहाँ पे शेर, तेंदुआ, बाघ ये तीनों आपको मिल जाएंगे। और माइक्रोन, ये अमेरिका की सेमीकंडक्टर कंपनी है, इसने गुजरात के साणंद में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग प्लांट खोला है। भारत का पहला सीबीडीसी आधारित पीडीएस सिस्टम का शुभारंभ गुजरात के महात्मा मंदिर में किया गया।
सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गुजरात ने महिला एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए हर स्टार्ट 5.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। भारत ने लेसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए अपना पहला सरकारी मदद वाला नेशनल बायो बैंक शुरू किया। कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात में। जल महोत्सव 2026 अभियान गुजरात में मनाया गया। अहमदाबाद में एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। उसके अलावा 2-4 प्रश्न और है, जैसे कि अभी लेक एंड एयर वॉच पहल गुजरात ने शुरू की थी और एयरबस ने गुजरात के वडोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय में एक उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर का भी उद्घाटन किया। भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में देश की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन शुरू की। मतलब ये ट्रेन ड्वेल फ्यूल यानी कि 2 फ्यूल से चलेगी, एलएनजी से और डीजल से। और अभी हमने पढ़ा समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला गुजरात ये देश का दूसरा राज्य बन गया है, पहला उत्तराखंड है। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती के अवसर पर गांधीनगर के कोबा में सम्राट संप्रति संग्रहालय का भी उद्घाटन किया था। ठीक है, तो गुजरात से ये सारे पॉइंट्स आपके बनते हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी विराट कोहली आईपीएल इतिहास में रन चेस करते हुए 4000 रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा भैया, आईपीएल के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। ठीक है, तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड ही उन्होंने बनाया है। आईपीएल में 4000 प्लस रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए। और अभी ये उपलब्धि उन्होंने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब ये मैच खेला जा रहा था आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में, तब उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। आरसीबी के वो प्लेयर हैं जिसे अभी किसने खरीद लिया? आदित्य बिरला ग्रुप ने खरीद लिया है। और अभी तक पिछला वाला जो आप देखोगे, वैसे तो टोटल आईपीएल भाई 18 संस्करण हो गए ना 2025 तक, तो उसमें अभी तक इन्होंने केवल एक ही टाइटल जीता, वो भी पिछले बार वाला 18वां संस्करण जीता। और अगर वुमेन्स में बात करते हैं, महिलाओं का जो WPL होता है उसमें 4 एडिशन हुए, 4 में से 2 आरसीबी ने जीते हैं भाई। 2023, 2024, 2025, 2026 4 बार हो गए क्या WPL। पहला वाला मुंबई इंडियंस, फिर आरसीबी, फिर मुंबई इंडियंस, फिर जीता आरसीबी ने। इस बार का आईपीएल ये 19वां संस्करण है। आपको पता है इस बार आईपीएल की नीलामी में जो सबसे महंगे खिलाड़ी थे वो कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन, केकेआर ने इनको खरीदा है, लगभग 25 करोड़ रुपए में इनको खरीदा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी ये थे आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी पीडीएफ और क्विज डेली आपको यहाँ पर मिल जाती है फ्री में। क्विज जो होती है, जो मॉक टेस्ट होता है, उसको आप लगाएं और प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस करने से ही चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। कि आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे सब कुछ आपको अवेलेबल है, पीडीएफ भी और क्विज भी। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करवा देते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न कल पूछा था, नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा पहले स्थान पे। और लियो नेविगेशन लेयर को टेस्ट करने के लिए पहले कैलस्टे सैटेलाइट को लॉन्च किया यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। फिर पूछा अरुंधति रॉय की संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी, ये तो मैंने आज ही आपसे पूछा था। अभी 2026 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड ऑटोबायोग्राफी कैटेगरी में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कान सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया अभी गुजरात में ही। भारतीय नौसेना में शामिल चौथा और अंतिम सर्वे वेसल ये कौन सा है? तो आंसर होगा आईएनएस संशोधक। उसके अलावा डीजीसीए के नए प्रमुख बन गए हैं वीर विक्रम यादव नाम है। और विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हमने 2 अप्रैल को मनाया है। और कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया? तो इंडोनेशिया। उसके अलावा हमने पढ़ा कि अभी भवसागर केंद्र को भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्र भंडार नामित किया गया। ये केंद्र कहां पर है? तो आंसर होगा कोच्चि में। फिर आपसे पूछा भारत सरकार ने देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए भी समय सीमा कितनी निर्धारित की है? तो आंसर होगा, मतलब अभी तो ये हो चुकी है पूरी, 31 मार्च 2026 तक। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि अभी आतंकवाद सूचकांक जो आया उसमें भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा भारत इसमें 13वें स्थान पर है और टॉप पर पाकिस्तान है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न है।